आपके अंदर तो पावर आ गई बहुत। Good morning, everyone. Myself, Dr. Rashmi Goyal, visiting faculty in School of Open Learning, University of Delhi. This is class for students of BCom program semester 1 and the subject is financial accounting. We have already covered two topics. We have done with the NPU and with the final accounts. Today, I have to start with the new topic that is inventory control. ठीक है, इन्वेंट्री अकाउंटिंग जो है आपका हमें वो शुरू करना है। तो इसमें जो है आपको बेसिकली इन्वेंट्री होता क्या है, व्हाट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज कि आपके पास जो भी स्टॉक होता है, क्योंकि इन्वेंट्री आपका क्या होता है, जो आप बैलेंस शीट में स्टॉक दिखाते हो वो आपकी इन्वेंट्री होती है। ठीक है, तो उसमें आपका जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी हो सकता है, दैट कैन बी स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और दैट कैन बी योर वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो भी आपके पास अवेलेबल चीजें हैं तो उसमें आप जो है उसको आप इन्वेंट्री बोलते हो, जो आपका बैलेंस शीट का पार्ट होता है। फाइन, तो इसमें जो है आपके पास दो मेथड होते हैं। आपको यहाँ पर स्टोर लेजर बनाना होता है। इन्वेंट्री अकाउंटिंग में बेसिकली आपको करना क्या है, इन्वेंट्री सिस्टम में इसका बेसिक पर्पस होता है कि स्टॉक टेकिंग, कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है या जो भी फैक्ट्री वहां पर है तो वो अपना स्टॉक टेकिंग लेती है कि ऑन अ पर्टिकुलर डेट उसके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। तो वो पूरा वहां पर एक मेंटेन करता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में, दे टेक अ पर्टिकुलर पीरियड, सपोज अ मंथ या क्वार्टरली या फिर 6 मंथली, उसमें जो है वो अपना स्टॉक टेकिंग करते हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड उनके पास उन्होंने कितनी परचेजेस की हैं और उन्होंने कितना मटेरियल इशू किया है वहां से। दैट कैन बी फिनिश्ड गुड्स, दैट कैन बी द रॉ मटेरियल। तो उन्होंने कितना उनके पास इनकमिंग था, कितना वहां से आउटफ्लो था, उसका पूरा एक मेंटेन करना, ताकि ऑन अ पर्टिकुलर डेट दे विल बी एबल टू नो कि आज की डेट में उनके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई सपोज मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, उसके पास रॉ मटेरियल है, तो उसको पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर डेट के पर उसके पास कितना मटेरियल है, तभी तो फिर वो आगे कि उसको अगर नया मटेरियल इशू करना है उसके पास एक मिनिमम आइडिया होगा कि अब मेरे पास इतना मटेरियल है, नाउ इट्स हाई टाइम कि मुझे नया मटेरियल ऑर्डर करना है, या फिर कि मेरे पास अभी सफिशिएंट मटेरियल है, मुझे अभी और नहीं चाहिए। तो उस सब चीज के लिए बेसिकली वहां पर ये स्टोर लेजर्स मेंटेन किए जाते हैं, जहां पर उनका पूरा लेखा जोखा जिसको हम बोलते हैं लिखा हुआ होता है कि कितना मटेरियल उन्होंने किसको इशू कर दिया, कितना मटेरियल उन्होंने किस डेट पर किससे खरीदा था, किस रेट पर खरीदा था, तो वो वहां पर सारा आपको दिया हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो इन्वेंट्री सिस्टम होता है ये दो तरीके से मेंटेन किया जाता है। दो मेथड होते हैं इसके, एक होता है पीरियोडिक और एक होता है परपीचुअल। ठीक है, पीरियोडिक मतलब कि वहां पर जो स्टॉक टेकिंग की जाती है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद की जाती है, कि सपोज वहां पर 1 महीने तक उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने सपोज जनवरी मंथ है, 1 जनवरी को उन्होंने स्टॉक टेकिंग की थी कि आज की डेट में हमारे पास सपोज 1000 रॉ मटेरियल अवेलेबल है इस प्राइस का। फिर उसके बाद वो सीधा 1 फरवरी को देखेंगे, जनवरी के पूरे मंथ में उन्होंने नहीं देखा। At the end of January, on the beginning of the February, they will check now on 1st February how much stock is available to them. During the period, पूरे मंथ में उनके पास कुछ स्टॉक आया, कुछ स्टॉक गया, दे हैवंट सी दैट, उन्होंने उसको नहीं देखा, सीधा सीधा 1 फरवरी को देखा कि 1 जनवरी को 1000 का स्टॉक था, आज की डेट में 700 का स्टॉक है। इट मीन्स 300 का स्टॉक वो ऑलरेडी इशू कर चुके हैं, या ये जो 700 का स्टॉक है अब उनके पास ये 700 का स्टॉक किस प्राइस का है, ये वो बेसिकली वहां पर निकालते हैं। दिस इज पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी है, दिस इज इट इज ascertained by physically counting। तो जो पीरियोडिक इन्वेंट्री में है वहाँ फिजिकली काउंट किया जाता है कि अगर हम कह रहे हैं कि 700 हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है 700 की क्वांटिटी का, तो दे यूज टू काउंट इट, फिजिकली चेक करते हैं कि यहाँ 700 यूनिट्स अवेलेबल होनी चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक। परपीचुअल क्या होता है, परपीचुअल मतलब जिस डेट पर जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है सेम डेट पर सबकी एंट्री होती रहती है। कि अगर सपोज 1 जनवरी को उन्होंने चेक किया था कि उनके पास 1 जनवरी को 1000 यूनिट स्टॉक था, 6 जनवरी को उन्होंने परचेजेस की 100 यूनिट्स, तो 6 जनवरी को ही वहां पर एंट्री की जाएगी और स्टॉक को 1000 से बढ़ाकर 1100 किया जाएगा।
8 जनवरी को उन्होंने 200 यूनिट्स इशू कर दिया, तो 8 जनवरी को ही इशू दिखाया जाएगा कि 1100 में से 200 यूनिट उन्होंने इशू कर दी, अब उनके पास 900 यूनिट्स बची हैं। तो यहाँ पर परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या है कि अगर कोई इन बिटवीन कभी भी जानना चाहता है कि आज की डेट में हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, तो परपीचुअल में दे कैन इजीली टेल कि आज की डेट में हमारे पास इतना स्टॉक है। बट पीरियोडिक में क्या होता है, दे कांट टेल इन बिटवीन द पीरियड। उस पीरियड के बीच में अगर कोई उनसे पूछेगा कि उनके पास कितनी क्वांटिटी का किस प्राइस का गुड्स अवेलेबल है, तो वो नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने बीच में स्टॉक टेकिंग वो करते नहीं है, वो उस पर्टिकुलर पीरियड के बाद ही स्टॉक टेकिंग करेंगे, उससे पहले वो स्टॉक टेकिंग नहीं करते। तो आपके जो कोर्स है, आपके कोर्स में ये दोनों मेथड है, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। और इसमें जो थियोरी क्वेश्चन है, थियोरी क्वेश्चन में आपको डिफरेंस पूछा जाता है बहुत बार, डिफरेंशिएट बिटवीन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो यहाँ पर आपको जो बनाना होता है वो स्टोर लेजर बनाना होता है, वो परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का पार्ट होता है। दिस इज द फॉर्मेट, ठीक है, ये फॉर्मेट है। आपको इसमें ये सब नहीं लिखना होता, आपको एक तो ऊपर लिखना होता है स्टोर लेजर, और आपको ये जो आपको बॉक्स बना के दिखाया है ये आपको बनाना होता है, ये नेम ऑफ आइटम, कोड नंबर, ये सब कुछ नहीं लिखना। स्टोर लेजर के बाद आपको ये डेट, रिसीप्ट्स, इशू, बैलेंस, ये वाला एक पर फॉर्मेट बनाना होता है, और इसमें आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ होता है उसकी एंट्री करनी होती है, ठीक है। तो ये जो परफॉर्मा है आपको अभी वैसे मैं बना के दिखाऊंगी, बट इफ यू वांट यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। दिस इज द परफॉर्मा हाउ यू नीड टू मेक स्टोर लेजर। स्टोर लेजर कैसे बनाया जाता है, तो परपीचुअल में क्या होता है, डेट वाइज एंट्री की जाती है। जैसे मैंने बोला 1 जनवरी को पहले इन्होंने, तो डेट लिखेंगे 1 जनवरी। रिसीप्ट्स मतलब अगर वहां पे कुछ परचेजेस कर रहे हैं तो वो मटेरियल रिसीव कर रहे होंगे, तो वो रिसीप्ट्स में आता है। इशू मतलब उन्होंने, उनके पास जो स्टॉक था वो किसी को इन्होंने दे दिया, तो दैट इज इशू। बैलेंस मतलब फिर नेट बैलेंस कितना बचा आज की डेट में, अब उनके पास नेट कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, किस रेट की अवेलेबल है, और उसके क्या टोटल अमाउंट है। तो यहाँ पर हर एक चीज डिटेल में मेंशन की जाती है। और स्टोर लेजर जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर बनता है। स्टोर लेजर में सेलिंग प्राइस कभी भी नहीं आता। अगर हम इशू भी दिखा रहे हैं कि हम ये गुड्स किसी को दे रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमने किस प्राइस का गुड्स हमने इशू किया, तो उसमें हम सेलिंग प्राइस नहीं देखते हैं, हम सिर्फ कॉस्ट प्राइस लिखते हैं कि किस कॉस्ट का गुड्स हमने जो है इशू किया है। तो स्टोर लेजर हमेशा कॉस्ट प्राइस पर बनाया जाता है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। वी नेवर राइट सेलिंग प्राइस इन दिस स्टोर लेजर। स्टोर लेजर में कभी भी सेलिंग प्राइस आपका नहीं आता, रेट में कभी भी सेलिंग प्राइस नहीं आएगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा। जिस प्राइस पर आपके पास गुड्स आए थे वही वाला रेट यहाँ पर मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है। तो पीरियोडिक और परपीचुअल में बेसिक डिफरेंस क्या है कि पीरियोडिक में जो है फिजिकली काउंट करके क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक निकाला जाता है कि आज की डेट में अब एट प्रेजेंट क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो दे फिजिकली काउंटेड। और परपीचुअल में क्या होता है, उनके पास पूरी डिटेल्ड उन्होंने इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है, किस डेट पर कितना आया कितना गया, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस देखकर ही, अकाउंट्स का क्लोजिंग बैलेंस देखकर ही दे कैन इजीली टेल कि आज की डेट में क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है। फाइन। इसमें जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में, उस पर्टिकुलर पीरियड के बाद ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, क्योंकि उससे पहले इन बिटवीन वो चेक ही नहीं कर रहे कितना, उनके पास ओपनिंग बैलेंस तो था। अब नेक्स्ट वो कब चेक करेंगे, जब उनका वो पर्टिकुलर पीरियड खत्म हो जाएगा, तब वो अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। बट परपीचुअल जो इन्वेंट्री सिस्टम है उसमें ऑल टाइम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कभी भी जो जाकर उससे पूछा जा सकता है, तो दे कैन इजीली टेल आज की डेट में उनके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो गुड्स बेचे गए हैं किस कॉस्ट के बेचे गए हैं, दिस इज एक्चुअली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जो परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है तो उसमें क्या करते हैं, जो भी इशू वाला कॉलम होता है, इशू में सारे वही हैं जो उन्होंने गुड्स दिए हैं, तो उसके हम अमाउंट कॉलम को ऐड कर देंगे, तो वी विल गेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। In case of perpetual inventory system, when we add the amount column of issue, so it will get the cost of goods sold. But in case of periodic में हमें क्या करना है, opening stock plus total purchases, वो हमारा जो है
उसके थ्रू हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दिस इज बाय एडिंग ओपनिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ परचेजेस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मतलब कि रॉ मटेरियल से सपोज फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना या जिस जो भी कन्वर्जन कॉस्ट है वो, और उसके अलावा कोई भी कॉस्ट इनकर की जा रही है तो उन सब का टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी टू, ये आपको बुक में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको बेटा की डाउट हो तो साथ साथ चैट बॉक्स में लिखते रहना। बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको इसकी बता दी। अभी बेटा लास्ट क्लास का तो बाद में बात करेंगे। देखो, आई कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एनी ग्रुप। ठीक है, तो आपका जो भी वहां पर जो वो होता है ग्रुप एडमिन होगा ना कोई, आपने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है या आपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो जो ग्रुप एडमिन है वो प्लीज अपना नंबर मुझे दे दो। आई विल सेव द नंबर एंड आई विल बी इन टच विद दैट पर्सन। ठीक है, एंड बाय द नेम ऑफ एनोनिमस, आई डोंट नो हु आर यू, आपने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है तो आप अपना नंबर मेरे साथ शेयर कर दो। जो भी कंटेंट होगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। The second unit, yes, we have started with second unit. First unit we have done जिसमें NPO और final accounts हमने करा था। There is no official group of accounts. So I have started with the second unit. Second unit में आपके दो chapters cover हो रहे हैं, एक है आपका inventory system और दूसरा है आपका depreciation. So today I am taking inventory system. ठीक है, तो inventory का I hope basic जो meaning है सबको clear हो गया। Inventory means PDF I will definitely share if you are the part of the group. Tell the admin to contact with me. क्योंकि randomly I cannot share with anyone. It's not in your course. Mercantile trading account is not in your course. Book आप इसके लिए JR Monga use करिए बेटा. Yes, I am taking book. Depreciation जब शुरू करूंगी then I will tell you. आप मुझे पिन कर लीजिए, जिसका स्क्रीन मेरे पास छोटा आ रहा है अभी, वैसे मैं बोर्ड शेयर करूंगी तो आप मुझे पिन कर लेना। मैं जब स्टॉप शेयरिंग करूंगी, मैं शेयरिंग बंद कर दूंगी तो उस केस में आप मुझे पिन करोगे तो मेरा बड़ा हो जाएगा। अभिषेक मिश्रा, अब आपका कोई ग्रुप है बेटा? आपने नंबर शेयर किया है, डू यू हैव एनी ग्रुप? आपका जो कौन सा ग्रुप है मुझे वो भी बता देना। ठीक है, नाउ आई हैव टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन, तो क्योंकि ये टॉपिक हमें खत्म करना है। लेट मी नोट डाउन द नंबर। बेटा इतने सारे नंबर दोगे तो मैं कैसे करूंगी? I have noted down number of 3 students. Okay, Abhishek Mishra, Telegram group admin. Fine, I have noted down. Okay, beta. Now please stop writing. बुक का नाम JR Monga, MONGA, JR Monga. पेपर अभी भूल जाओ, अभी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं. Just concentrate on your classes. Just concentrate on what we are teaching you. All right. Okay. Just stop writing and look at me now. And stop sharing. No, first of all, please take this screenshot, then I'll start doing the question. Okay, I am showing you the question. ये वाला नहीं लेना पहले. ये मैं इसको थोड़ा सा इसका font size छोटा कर रही हूँ so that you'll be able to take the screenshot of this. ये illustration है जो हम करेंगे, illustration 11. Please take screenshot of this question. Quickly take screenshot of this question. This is the question we are going to do now.
आई होप यू ऑल हैव टेकन स्क्रीनशॉट. ठीक है, ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाली हूँ. जल्दी से जिसने नहीं लिया इसका स्क्रीनशॉट लो, देन आई विल स्टार्ट विद दिस. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है कोई शेयर कर दो, सो दैट आई कैन शेयर विद अदर स्टूडेंट्स, दे कैन ऐड इन दैट ग्रुप. टेलीग्राम ग्रुप में बच्चे ऐड हो सकते हैं और वहां पर मैं एडमिन के साथ आई विल शेयर द कंटेंट एंड ही विल शेयर विद यू एज वेल the Telegram group link. Abhishek, are you sharing this Telegram group link? I'm asking, beta, I'm asking. All right. Abhishek, this is Telegram group link. There might be some problem at your end. I have shared the question. बेटा ये मैंने लिंक देखो पब्लिश किया है, ये एक लिंक है, तो इसको आप ज्वाइन कर लेना. ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन. आई एम रिमूविंग माय बैकग्राउंड. गिव मी अ सेकेंड. यस, अब आप मुझे पिन कर लेना. माय बोर्ड विल बी विजिबल टू यू. ठीक है, मैंने शेयरिंग भी बंद कर दी है और मैंने बैकग्राउंड भी हटा दिया. नाउ माय बोर्ड विल बी विजिबल टू यू. ओके, तो यहाँ पर जो है आपको जो बेसिक क्वेश्चन आपसे किया जाता है, आपको यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक निकालना होता है. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आप निकालते हो, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है. देयर आर 3 मेथड्स यू नीड टू डू. आपको यहाँ पर बुक में जो है यू विल फाइंड आउट मल्टीपल मेथड्स, बट यू हैव टू डू ओनली 3 मेथड्स. इन्वेंट्री सिस्टम, इसमें आपको करना है लीफो, फीफो और वेटेड एवरेज. These 3 methods you need to do: FIFO method, LIFO method and weighted average method. इसके बेसिस पर आपको जो है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल के देनी होती है. ठीक है, तो अब जो मैंने आपके साथ क्वेश्चन शेयर किया है, इस क्वेश्चन को हम तीनों के मेथड के साथ करेंगे. लीफो से भी करेंगे, फीफो से भी करेंगे, ठीक है, और वेटेड एवरेज से. यही 3 मेथड आपके जो है एग्जाम में आते हैं. आपको कई बार तीनों मेथड से बोल देते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय यूजिंग ऑल 3 मेथड्स, नहीं तो 2 मेथड दे देंगे. तो इट डिपेंड्स. तो आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन. जो मैंने क्वेश्चन शेयर किया है उसको खोलो. उसको हम कर रहे हैं तीनों मेथड से 1 by 1. फाइन. 1 minute, let me take out in my book. Give me a second. तो इसमें आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक दी परफॉर्मा. जो मैंने आपको स्टॉक लेजर का परफॉर्मा बताया था, वो स्टॉक लेजर का परफॉर्मा आपको बनाना है. यू विल राइट स्टॉक लेजर. ठीक है, दिस इज हाउ यू विल स्टार्ट. यू विल मेक स्टॉक लेजर. You will mention method here. Suppose first I am taking FIFO. FIFO मतलब first in first out. First in first out का क्या मतलब होता है कि जो स्टॉक पहले आएगा उस स्टॉक को पहले इशू किया जाएगा. ये जो मेथड्स हम बेसिकली बता रहे हैं, इस मेथड का पर्पस क्या होता है कि दैट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो स्टॉक पहले आएगा उसको पहले इशू करेंगे. फाइन. तो ये जो आपका होता है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में ऐसा होता है. दिस इज इन योर बुक्स. ये हमारे बुक्स में हम ये मेथड फॉलो करते हैं कि जो स्टॉक हमने पहले रिसीव किया था उसको हम पहले फिनिश करते हैं. लीफो मेथड मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट. इसका मतलब जो स्टॉक लास्ट में आया था उसको पहले इशू किया जाएगा और जो स्टॉक पहले आया था उसको लास्ट में इशू किया जाएगा. एम आई क्लियर? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो स्टॉक पहले आया उसको पहले इशू किया जाएगा,
जो स्टॉक बाद में आया उसको बाद में इशू किया जाएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट वाला पहले इशू करेंगे, पहला वाला लास्ट में इशू करेंगे। वेटेड एवरेज, उसमें एवरेज प्राइस निकालते हैं। तो अब इनको हमें करना कैसे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल मेक द परफॉर्मा, सेम परफॉर्मा बनाएंगे जैसा अभी मैंने आपको दिखाया है। You will make like this. First column is of date. ठीक है, आपको जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आता है वो आपका परपीचुअल सिस्टम से आता है। ठीक है, ये सारे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक है बेटा जो मैंने शेयर किया आपके साथ, सो डोंट बॉदर, कोई भी एक ग्रुप आप उसमें से ऐड कर लो। ये जो है दिस इज परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, जहां पर आप डेट वाइज एंट्री करते हो, वो डेट वाइज एंट्री हमेशा आपकी परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में होती है। ठीक है, सो ये जो हम मेथड फॉलो कर रहे हैं ये परपीचुअल सिस्टम है। तो परपीचुअल सिस्टम के हिसाब से इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन जून 30। तो हमें यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, जून 30 को क्लोजिंग स्टॉक की क्या वैल्यू है। फर्स्ट कॉलम इज डेट, सेकेंड कॉलम इज रिसीट, थर्ड कॉलम इज इशू एंड फोर्थ कॉलम इज बैलेंस। ठीक है, इनके फर्दर 3 कॉलम्स यू विल मेक like this. ये है आपका क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन शुरू करोगे आपको ये वाला परफॉर्मा बनाना है। It can be anything, it can be stock ledger or store ledger, whatever you want. ठीक है, स्टॉक लेजर या स्टोर लेजर कुछ भी। सब कुछ मिलेगा बेटा बुक में, एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू। ठीक है, तो परफॉर्मा बनाने के बाद अब आपको यहाँ पर देखो दिया हुआ है, आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डेट वाइज यहाँ पर एंटर करते जाओगे। जैसे आपने क्वेश्चन में क्या दिया है, अ कंपनी स्टार्टेड इट बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2008। 1 जनवरी 2008 को उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। इट परचेज एंड यूज रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 2008 एज स्टेटेड बिलो। तो उसका यहाँ पर आपकी पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, 10th जनवरी। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑन 10th जनवरी, तो इन द डेट कॉलम यू विल राइट 10th जनवरी 2008। 10th January 2000 there is 800 kgs at ₹62। तो यहाँ पर 800 kg 62 के हिसाब से, तो दिस इज परचेजेस, दे हैव रिसीव्ड इट, क्योंकि जहाँ पर इशू किया है वहां पर इशू मेंशन है, जहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है मतलब दे हैव रिसीव्ड। तो यहाँ पर क्योंकि इन्होंने रिसीव किया है तो रिसीव्ड कॉलम में आप इज 800, यहाँ क्वांटिटी में मेजर कर सकते हो इन केजी। इस क्वेश्चन केजी में दिया हुआ है तो क्वांटिटी में मेंशन कर दोगे केजी। 800 किलो खरीदना के हिसाब से। ठीक है, दे हैव रिसीव्ड 8 at ₹60। अमाउंट कितना हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यूज योर कैलकुलेटर्स एंड डू कैलकुलेशंस साइड बाय साइड। ठीक है, साथ साथ इसकी कैलकुलेशन करते जाओ। बेटा माय नेटवर्क इज आई थिंक ओके, प्लीज चेक योर्स। तो ये आपका हो गया 49,600। ठीक है, हमें यहाँ पर क्वांटिटी गिवन होगा, रेट गिवन होगा, वी विल फाइंड आउट अमाउंट बाय मल्टीप्लाइंग दीज टू। तो यहाँ पर हमारा आ गया 10th जनवरी को, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं दिया, तो आपका ये दिस इज ब्लैंक। तो नेट बैलेंस क्या हुआ, इस डेट पर हमारे पास 800 यूनिट अवेलेबल हैं, 62 के हिसाब से अमाउंट इज 49,600। तो यहाँ पर हम नेट बैलेंस लिखते रहेंगे कि उस पर्टिकुलर डेट पर हमारा नेट बैलेंस कितना है। 10th जनवरी खत्म हो गया, गुड, 49,600। यहाँ पर आपने इसको एंड
उसको एंड करना है। ठीक है बेटा। फिर आपकी नेक्स्ट डेट जो आपको दी हुई, नेक्स्ट डेट इज 28 फरवरी। तो आप डेट में क्या लिखोगे? 28 फेब। आपको क्या दिया हुआ है? 57। तो अगेन दिस इज रिसीव्ड, तो आपने एट 57 रेट, जैसे पहले लिखा था ऐसे ही लिखना है बेटा। आई डोंट नो, आई डोंट, मतलब आई एम नॉट फीलिंग कि नेटवर्क इशू कुछ हो रहा है। आई एम नॉट गेटिंग दिस। लेट मी चेक दिस, वेट फॉर अ सेकेंड, आई एम चेकिंग। बेटा अब आपको मेरी वॉइस आ रही है, क्लियर है? हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? ऑडिबल नाउ? कैन यू हियर मी? डू रिस्पॉन्ड। ओके, तो आई एम स्टार्टिंग विद द बिगिनिंग। यहाँ आपको परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से काम करना है। तो परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम डेट वाइज लिखते हैं, आपको डेट मेंशन होगी। तो अगर आपको स्पेसिफिकली इशू लिखा जाता है, जब तो आप उसको इशू कॉलम में मेंशन करोगे। अगर आपको सिर्फ क्वांटिटी और रेट दे दिए जाता है, रिसीविंग दैट। ठीक है, तो आपको फर्स्ट जो यहाँ पर दिया था वो आपको दिया था, तो 10th जनवरी को आपको बोला था 800 kg एट ₹62 दैट यू हैव रिसीव्ड। तो इसलिए हमने उसको रिसीव साइड पर लिखा। इसमें पहले आपने डेट मेंशन की जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, फिर आपने क्वांटिटी लिखी 800 kg यू हैव परचेज्ड एट ₹2। यू विल कैलकुलेट द अमाउंट बाय यूजिंग योर कैलकुलेटर। उसी पर्टिकुलर डेट पर अगर आपका और कुछ होता तो आप उसी डेट पर और भी मेंशन कर देते। उस डेट पर आपको दिया हुआ ब्लैंक, नो इशू हैड बीन डन। तो नेट बैलेंस क्या है इस डेट पर? यू आर हैविंग 800 kg ऑफ ₹62। ठीक है, फिर यहाँ पर आपने इसको एंड ऑफ द डेट कर दिया। अब यहाँ पर इस डेट का काम खत्म हो गया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 28 फेब। ठीक है, 28 फेब को अगेन यू हैव गिवन 1200 kgs एट 57। तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपने रिसीव कितना रिसीव किया? 1200 kg एट ₹57। सो द नेट अमाउंट इज 68,400। ठीक है, 68,400 अमाउंट का आपने रिसीव किया। इस डेट पर आपको और कुछ नहीं दिया हुआ, सो इज ब्लैंक। आपके पास नेट बैलेंस क्या होगा? ये तो आपके पास ऑलरेडी, क्योंकि जब आपने कुछ इशू नहीं किया, इट मींस इट वो खरीदा वो और आ गया यहाँ पर। तो अब आप 400। ठीक है, तो अब आपका नेट बैलेंस क्या हुआ? ये तो पुराना स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल था और ये वाला नया स्टॉक आपने आज की डेट में लिया है। तो टोटल आपके पास ये है। इसको हम ऐड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनका जो कॉस्ट प्राइस है दे आर डिफरेंट। 800 वाला जो स्टॉक आपके पास है वो 62 रुपीज के हिसाब से है, और जो आपके पास 1200 वाला स्टॉक है वो 57 के हिसाब से। इन दोनों का रेट जो है वो डिफरेंट है, इसलिए इनको हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, मे बी बेटा हो सकती है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो मैं इसलिए रिपीट भी कर रही हूँ बार बार, ताकि अगर बीच में कुछ स्किप हो रहा है तो वो आपको फिर क्लियर हो जाए।
यहाँ तक तो आपको सबको समझ में आ गया है ना? सिद्धार्थ, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दिस लिंक, टेलीग्राम ग्रुप लिंक। ये सेकंड पॉइंट तक क्लियर हो गया? I have already checked beta, but I can't help it. It's not showing anything to me. Yes, Telegram आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, then only you can join the Telegram group. तो जब आपने सेकेंड डेट पर एंट्री की तो उसका आप अब नेट बैलेंस निकालोगे. नाउ यू हैव टू टाइप्स ऑफ स्टॉक्स, वन ऑफ ₹50, वन ऑफ ₹62 and one of ₹57. Now you have two types of stock at the end of this, and we cannot add it because rates are different. सेम रेट के होते तो इनको हम ऐड कर देते, बट दोनों अलग अलग रेट के हैं तो इनको हम ऐड नहीं करेंगे, इसको हम सेपरेटली ही, यस, अगर सेम रेट होता तो हम उसको ऐड करके हम शो कर देते, बट बिकॉज दे हैव डिफरेंट रेट सो वी विल नॉट ऐड इट, वी विल राइट इट सेपरेटली. तो यहाँ पर इस डेट पर भी हमारा इट्स एंड अप. ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू थर्ड. फिर है आपका मार्च 10, तो यू विल राइट 10 मार्च 2008. 10 मार्च 2008. इसमें आपको क्या दिया हुआ है? अब आपको दिया हुआ है इशू. यहाँ पर आपने इशू किया है 1000 kgs. तो 1000 kgs, तो आपने रिसीव तो कुछ नहीं किया. योर रिसीव इज ब्लैंक ऑन 10th मार्च. ठीक है, 10th मार्च को आपका इशू कुछ नहीं है, सिर्फ आपने आपका रिसीव कुछ नहीं है, सिर्फ आपने इशू किया है. हाँ, तीनों मेथड से बताऊंगी, बट वन बाय वन लेट मी डू दिस. आपका हो गया कंप्लीट, इट्स वेल एंड गुड बेटा. इशू में कितना इशू किया? 1000 इशू किया. तो अब यहाँ पर हमें जो मैं मेथड बात कर रही हूँ, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, तो अब हमें यहाँ पर मेथड देखना है. हमने मेथड कौन सा लिया है? पहले फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है, तो जो स्टॉक पहले था पहले वो इशू करेंगे. तो अब हमें टोटल कितने केजीज इशू करना है? 1000. तो पुराना स्टॉक कौन सा था? 800 वाला. तो जो हमें 1000 यूनिट इशू करनी है उसमें 800 तो ये पूरी इशू हो गई, अभी भी 200 कम पड़ रही है, तो ये 200 हम किस में से इशू करेंगे? नेक्स्ट वाली में से. ठीक है, इसका मतलब फीफो में पहले पुराना स्टॉक क्लियर करते हैं. अगर पुराना स्टॉक जब क्लियर हो जाता है, अगर वो कम पड़ता है तो नेक्स्ट वाले स्टॉक में से लेते हैं. तो जब हमें इशू करना था, हमें 1000 kg इशू करना था, वी हैव टू इशू 1000 kgs. तो पहले हमने पुराना स्टॉक लिया, क्योंकि हम फीफो मेथड ले रहे हैं. पुराना स्टॉक लिया, वो 800 kg था, तो वो 800 का 800 तो पूरा इशू हो जाएगा. अभी भी 200 kgs कम है, तो वो 200 kgs आप नेक्स्ट स्टॉक में से इशू कर दोगे जो आपके पास 57 वाला है. ठीक है, तो आपका कितना आया ये? दिस इज 49,600 एंड दिस इज 11,400. ठीक है, और आपके पास नेट बैलेंस क्या बचा? ये 800 वाला तो पूरा इशू हो गया, और इस 1200 में से भी 200 इशू हो गया, तो अब आपके पास 1000 kg बचा ऑफ ₹57,000. दिस इज योर नेट बैलेंस ऑन 10th मार्च. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, जब आपने इशू किया, आपको जो मेथड देखना है, आपको इशू के टाइम पर ही देखें. जब आप रिसीव कर रहे हो वहां पर हमें मेथड से कोई मतलब नहीं है. मेथड हमारा कब यूज होता है? व्हेन वी आर इशूइंग द क्वांटिटी. जब हम अपनी क्वांटिटी इशू करते हैं तब हमें देखना है कि फीफो है या लीफो है. फीफो है तो पुराना स्टॉक पहले इशू करेंगे, वो कम पड़ रहा है तो नेक्स्ट वाले स्टॉक में से इशू करेंगे. ठीक है, अगर लीफो होता तो लास्ट वाला स्टॉक पहले इशू करते, फर्स्ट वाला एज इट इज रखते. This is the difference between the two. तो यहाँ पर हमारा नेट बैलेंस क्या बचा? नाउ वी हैव लेफ्ट विद 1000 kgs ऑफ ₹57. बाकी जो था, बाकी हमने इशू कर दिया. 1000 kg इशू करना था, तो फीफो में पहले पुराना स्टॉक इशू किया 800, उसमें 200 कम पड़ा, तो वो 200 नेक्स्ट वाले स्टॉक में से इशू किया. ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे. ये हमारा क्लोज हो गया यहाँ पे 10th मार्च. 10th मार्च के बाद नेक्स्ट आपको दिया है 26th मार्च. तो 26 मार्च 2008, उस पर भी हमें इशू दिया हुआ है.
ठीक है, तो अब तो हमारे पास सिर्फ एक टाइप का ही स्टॉक बचा है, हमारे पास और बचा ही नहीं है। वी हैव ओनली वन टाइप ऑफ स्टॉक नाउ। 57 तो रेट हमें गिवन है, ये तो वो वाला है ना, जब हमने सेकेंड टाइम हमने परचेज किया था तो हमने 57 रुपीज वाला स्टॉक परचेज किया था। ठीक, तो ये वही वाला स्टॉक है। तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस था, हमारे पास 800 केजी था 62 रुपीज वाला, और 1200 केजी था 57 रुपीज वाला। तो जब हम 1000 केजी इशू कर रहे हैं तो 1000 में पहले हम पुराना स्टॉक क्लियर करेंगे। तो 1000 केजी के लिए 800 केजी तो हमारा 62 वाला पूरा इशू हो गया। जो 200 केजी कम पड़ रहा था वो हमने 1200 केजी वाले में से किया। ठीक है, तो 200 केजी हमने 57 रुपीज वाला इशू किया, जो की है वैल्यू जिसकी 11,400। और बाकी कितना बचा? 800 पूरा चला गया, 1200 में से भी 200 इशू हो गया, हमारे पास बचा 1000 यूनिट 57 रुपीज वाली, विच इज 57,000। 62 वाला तो पूरा इशू कर दिया ना बेटा, 800, 62 वाली तो 800 केजी था ना, वो तो पूरा पूरा चला गया, तो वो तो हमने पूरा ले ही लिया। 200 किलो और कम पड़ रहा था क्योंकि 1000 किलो इशू करना था। तो आपके पास, आपकी जैसे सपोज कोई शॉप है, आपके पास पुराना कुछ पड़ा है, सपोज चावल की किसी की शॉप है, मुझसे किसी ने मांगे कि मुझे 100 किलो चावल चाहिए, तो उसके पास दो तरीके के चावल है। एक तो उसके पास पुराना चावल पड़ा है, वो 8 किलो पड़ा था, तो पहले तो वो 8 किलो खत्म करेगा ना कि पुराना है वो तो दो, अगर 2 किलो जो कम पड़ रहा है चलो भाई नए वाले में से दे दो। 10 किलो देना है तो पहले अपना पुराना 8 किलो था वो खत्म करा, और 2 किलो फिर नए वाले में से देगा। तो इन्होंने भी तो यही करा, पहले पुराना वाला स्टॉक खत्म करा है, और जब फिर वो कम पड़ा तो जितना कम पड़ा वो नए वाले में से इशू कर दिया। ठीक है, ये हुआ है यहाँ पर बेटा। 57 तो रेट है ना, दिस इज रेट, कि ये जो 1000 किलो है ये किस रेट का है, ये 57 रुपीज वाला स्टॉक बचा है आपके पास। मूव ऑन। 26 मार्च को इन्होंने फिर से इशू किया, तो आपके पास एक ही टाइप का स्टॉक है, यही वाला बचा है, तो ये 57 वाला था, 57 रुपीज वाला स्टॉक लेफ्ट है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर ये कितना आएगा? 28,500। अब 1000 में से 500 चला गया, तो हमारे पास बाकी 500 किलो बचा। ये 26 मार्च को सिर्फ इशू था, 500 किलो इशू किया, तो अब एक ही तरीके का स्टॉक बचा था, तो उसी में से उन्होंने 500 किलो इशू किया, उसका रेट है 57, ये वाला रेट 57 है, तो इस वैल्यू का था, और बचा कितना? 1000 में से 500 बेच दिया तो 500 किलो बचा। दिस इज योर बैलेंस ऑन 26 मार्च। यस, अगर हमारा लास्ट वाले में बैलेंस, अगर हम लीफो मेथड ले रहे हैं, उल्टा शुरू करेंगे, तो अगर उसमें हमारा कम पड़ रहा है, तो 26 मार्च के बाद फिर है 20th में, 20th में नेक्स्ट डेट डालोगे, उस पर क्या किया है? 90 केजी 65 रिसीव किया है, 900 केजीज, तो हमारी क्वांटिटी है 900, रेट है 65, तो अमाउंट कितना हो गया इनको मल्टीप्लाई करके? 58,500। ठीक है, 900 केजी हमने रिसीव किया है 65 रुपीज के हिसाब से, तो हमारा अमाउंट हो गया 58,500। तो ये हमारा इशू इस टाइम है ब्लैंक, कोई इशू कुछ नहीं है। तो हमारा बैलेंस कितना बचा? ये तो हमारे पास पुराना था, ये हमारे पास पुराना है 500 केजी ऑफ रुपीज 57, 28,500। ठीक है, और नया जो आपकी बार आया ये हमारा यहाँ पर आ गया 900 केजी ऑफ 65, 58,500। तो इस डेट पर हमारा नेट बैलेंस ये वाला बचा। ठीक है, इस डेट पर और कुछ नहीं है। अब लास्ट हमें दिया हुआ है 28 जून, तो 28 जून अब हमने डाला, इस डेट पर हमें क्या दिया है? रिटर्न ऑफ 600 केजीज टू दी सप्लायर। इस डेट पर हमने सप्लायर को रिटर्न किया है 600 केजी। तो रिटर्न का तो यहाँ पर कुछ है नहीं, रिटर्न हमने क्या किया? जो हमने परचेज किया था उसी में से हमने रिटर्न किया होगा। तो जो हमारा लास्ट परचेज होता है, रिटर्न हमेशा आप लास्ट परचेज वाला करोगे। ठीक है, तो जब हम रिटर्न करेंगे तो ये माइनस में आएगा,
जब हम रिसीव कर रहे हैं तो हम प्लस में लिख रहे हैं, रिटर्न करेंगे तो माइनस में लिखेंगे। When you are returning to the supplier, this is what? This is purchase return. ठीक है, परचेज रिटर्न है तो परचेजेस में आप इसको माइनस में शो करोगे कि आपने 600 क्वांटिटीज रिटर्न की हैं। किस रेट की? जो आपका लास्ट स्टॉक प्राइस था। लास्ट स्टॉक प्राइस है आपका 65, तो इस प्राइस का आपने रिटर्न कर दिया, तो कितनी वैल्यू हुई इसकी? -39,000। इज दिस पॉइंट क्लियर? आपको जो रिटर्न दिया है, ये मुझे यार मूंगा का नहीं है बेटा, ठीक है, बस आप इसको, बेटा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, तो मेरी स्क्रीन भी बड़ी होगी, चेक करो। लास्ट 28 जून को आपको रिटर्न टू सप्लायर दिया है, तो रिटर्न टू सप्लायर इज परचेज रिटर्न, तो इसलिए जो हमारा रिसीव्ड कॉलम है ये बेसिकली हमारा परचेज वाला कॉलम है, इसमें हम नेगेटिव में शो कर देंगे तो वो हमारा रिटर्न माना जाएगा कि वी आर रिटर्निंग दिस। तो 600 क्वांटिटी रिटर्न कर रहे हैं तो इसको नेगेटिव में शो करेंगे 600। कौन सा प्राइस? जो आपका लास्ट परचेज है, जो आपने लास्ट परचेज किया है उसी प्राइस का आप रिटर्न कर रहे हो, उसकी वैल्यू निकाल ली -39,000। इशू कुछ नहीं है। बैलेंस क्या बचा? पुराना स्टॉक में तो कुछ नहीं फर्क पड़ा, पुराना स्टॉक तो आप एज इट इज दिखाओगे। ये जो 900 था, इस 900 में आपने 600 रिटर्न कर दिया, ठीक है, 900 में से 600 वापस कर दिया, तो आपके पास कितना बच गया? अब ये सिर्फ 300। तो इसका बैलेंस कितना आया? 19,500। दैट्स इट। यहाँ पर आपका ये खत्म हो गया। तो अब हमें निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारा 30 जून को क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? इन दोनों का टोटल 28,500 प्लस 19,500, सो दिस इज 48,000। तो आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पूछा है, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 48,000। क्या कंफ्यूजिंग है बेटा? फॉरगेट अबाउट द बुक, कौन सी बुक का क्वेश्चन है, क्या है, जस्ट डोंट बॉदर अबाउट इट। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने क्या किया, ठीक है। यहाँ पर हमें रिटर्न बताया था कि हमने लास्ट डेट पर ये कुछ मटेरियल रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न क्या होता है? परचेज रिटर्न। अगर हम रिटर्न कर रहे हैं सप्लायर को, तो हमने सप्लायर से कुछ परचेज किया होगा, तो वो हम अब उसको वापस कर रहे हैं। तो अगर हम परचेज रिटर्न करेंगे तो परचेजेस वाले कॉलम में से माइनस से तो करेंगे। रिसीप्ट में हम क्या दिखा रहे हैं? जो भी हम परचेज कर रहे हैं वो सारी हमारी रिसीप्ट कॉलम में आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारी यहाँ पर अगर हम रिटर्न करेंगे तो आ रहा है तो प्लस में दिखा रहे हैं, वापस कर रहे हैं तो माइनस में दिखा देंगे। 600 किलो हम वापस कर रहे हैं तो हमारा माइनस में बैलेंस चला जाएगा। किस रेट का आपको दिखाना है? जो भी आपने लास्ट परचेज की होगी। रिटर्न का कभी भी प्राइस आपको गिवन नहीं होगा, ठीक है, उसका प्राइस आपको हमेशा खुद लेना है। तो कौन सा प्राइस लोगे? जो आपने जिस प्राइस पर लास्ट में परचेज किया है उसी प्राइस का गुड हम रिटर्न कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू हो गई -39,000। तो बैलेंस क्या बचा? पुराना स्टॉक तो कुछ नहीं है, पुराना स्टॉक एज इट इज है। नए वाला स्टॉक जो 900 यूनिट था उसमें से 600 आपने रिटर्न कर दिया, तो बचा कितना? 300। 58,500 था, उसमें से 39,000 आपका चला गया, बचा कितना? 19,500। इसके बाद हमें और कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी, तो यहाँ पर हमारा एंड हो गया। अब हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो आपका अमाउंट कॉलम है इसको आप ऐड कर दोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर दोनों में अमाउंट होगा परचेज प्रोविजन, किस में? दोनों में। अगर दोनों में अमाउंट हो मतलब उसका मतलब मुझे समझ नहीं आया आप क्या पूछ रहे हो। अगर आपको रिटर्न की डेट मेंशन है, ठीक है, क्वेश्चन में हो सकता है आपको रिटर्न मेंशन किया हुआ होगा कि आप कौन सी डेट का स्टॉक रिटर्न कर रहे हो, तो आप उस डेट पर जो भी प्राइस था वो वाला प्राइस आप ले लोगे। बट अगर आपको डेट मेंशन नहीं की है कि आप कौन सी डेट का गुड्स रिटर्न कर रहे हो, तो उस केस में आपको लास्ट वाला ही लेना है। अगर आपको स्पेसिफिकली बताया गया है कि कौन सी डेट का रिटर्न कर रहे हो, जब आप वो वाला ले लोगे। अगर आपको नहीं बताया तो लास्ट वाला लोगे।
रिटर्न का कोई कॉलम अलग से नहीं बनेगा। दिस इज परचेज रिटर्न। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हो, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करके दिखा के नेट परचेजेस ही दिखाते हो ना। तो यहाँ पर भी तो हम परचेजेस में से परचेज रिटर्न माइनस कर रहे हैं, उसमें हम परचेज रिटर्न कोई अलग थोड़ी दिखाते हैं। परचेजेस में, ट्रेडिंग अकाउंट में आप परचेजेस में से परचेज रिटर्न माइनस करके दिखाते हो ना। तो सेम हम यहाँ कर रहे हैं, परचेजेस में से परचेज रिटर्न माइनस करके दिखा रहे हैं, तो हमारी नेट परचेजेस बच गई। इस क्वेश्चन में अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, अगर आपसे पूछा है व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो यू विल ऐड द अमाउंट कॉलम, इशू का अमाउंट कॉलम ऐड कर देंगे, हमारा निकल जाएगा 10th मार्च वाली एंट्री में आपको इशू करना था 1000 kg, ठीक है। तो हमें कौन से 1000 गुड्स इशू करने हैं वो हमारे मेथड पे डिपेंड करता है। मेथड हमने लिया है फीफो, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो स्टॉक पहले आया था वो स्टॉक पहले जाएगा। हाँ, सेम रेट होता है तो स्टॉक को ऐड कर देते हैं। हाँ, आपको क्वेश्चन में मेथड मेंशन होगा कि आपको कौन से मेथड से क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन हम तीनों मेथड से कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर इसलिए पहला मेथड लिया फीफो, ठीक। तो मैं फीफो के हिसाब से कर रही हूँ। तो जब यहाँ पर हमें 1000 kg इशू करना था, तो पहले हम पुराना स्टॉक देखेंगे, पुराना मतलब जो ऊपर वाला है, क्योंकि हम पुराना स्टॉक ऊपर ऊपर करते जाते हैं, नया स्टॉक नीचे नीचे आता जाता है ना। यही कर रहे हैं ना, पुराना स्टॉक को ऊपर लिख देते हैं, नए स्टॉक को उसके नीचे लिखते हैं। तो जब हमें 1000 kg इशू करना है तो पहले तो पुराना स्टॉक लेंगे, तो 1000 में से 800 तो पुराने में से आ गए, बाकी बचे 200। अब देने तो पूरे 1000 है ना, तो 1000 में से 800 पुराना वाला दे दिया, और जो 200 कम पड़ा वो हमने नए वाले में से इशू कर दिया। तो इसलिए हमने दो रेट लिखी, 1000 में 800 रुपए हमने 62 वाला इशू किया है, और 200 हमने 57 वाला इशू किया। टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 1000 इशू कर दी हमने यहाँ पर। दिस इज 10th मार्च एंट्री। I have repeated बेटा, प्लीज चेक। आपको ऐसा नहीं दिया होगा जाहिद कि आपको, आप इशू भी कर रहे हो और आपको रिटर्न भी दिया हुआ है, इट विल नॉट बी गिवन। अगर आपको इस तरीके का होगा तो आपको सेपरेटली डेट मेंशन होगी, ठीक है। मैं इसी को कराऊंगी बेटा, बुक्स खुद परचेज करनी होती है, वहां से आपको मॉड्यूल्स मिलते हैं एसओएल से। परपीचुअल और पीरियोडिक में डिफरेंस है। परपीचुअल में तो हम डेट वाइज एंट्री दिखा रहे हैं, इस डेट पर हमारा हर एक डेट पर हम नेट बैलेंस निकाल रहे हैं। हमसे कोई पूछेगा कि 10th मार्च को कितना क्लोजिंग स्टॉक है, तो 10th मार्च को हम बता देंगे कि हमारे पास ये वाला क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है। दिस इज परपीचुअल। बट पीरियोडिक में जो है एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ही वो स्टॉक टेकिंग करते हैं काउंट करके, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपसे पूछा जाएगा 10th मार्च को क्या स्टॉक है, तो दे कैन नॉट टेल कि 10th मार्च को क्या स्टॉक है, क्योंकि उन्होंने स्टॉक टेकिंग ही नहीं किया शुरू से अब तक। 10th मार्च तक उनकी जो भी ट्रांजैक्शन थी, तो दे आर नॉट रिकॉर्डिंग इट, दे आर नॉट मेंशनिंग ईच डे की अब उस डेट पर क्लोजिंग स्टॉक क्या है। किस चीज का स्क्रीनशॉट लेना है बेटा, रिटर्न की एंट्री नहीं, परचेज रिटर्न आपकी कहाँ पर, हाँ रिसीप्ट कॉलम में, परचेज रिटर्न आपका रिसीप्ट कॉलम में जाएगा। रिसीप्ट इज व्हाट, रिसीप्ट इज योर परचेजेस, की जो आप परचेज कर रहे हो वो आप रिसीव कर रहे हो ना। तो इफ इट इज, इफ परचेज रिटर्न इज देयर, then it should be mentioned in purchase column only, receipt column only. So I hope this method is clear. Not confusing, it's the simplest one. ये जो चैप्टर है बिल्कुल सिंपल है, और इसके जो नंबर होते हैं ना, you will get full marks in this. अगर हमें लास्ट में इशू दिया हुआ होता तो हमें 600 यूनिट इशू करनी पड़ती। इफ 600 यूनिट इशू शुड बी देयर, तो हम यहाँ पर इशू कॉलम में दिखाते। तो फीफो था, तो यहाँ पर इसमें से चेक करते, 600 इशू करना है ना, तो पहले 500, 600 में से 500 तो ये पुराना वाला जाता, और जो 100 कम पड़ता वो इसमें से लेते। दिस इज हाउ वी विल डू दिस इन केस ऑफ इशू। Yes, of course you can take this screenshot, definitely. Those who want to take, they can take screenshot. इशू कॉलम का अमाउंट टोटल करके हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इशू कॉलम के अमाउंट को हम टोटल कर देंगे तो हमें जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा।
बेटा 2 टीचर्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे उन टीचर के टाइम पे फ्री ना हो, तो इसलिए आपको अलग अलग टाइम पर 2 टीचर्स की क्लास लगाई गई है कि कुछ स्टूडेंट्स उस टाइम पर फ्री नहीं होते हैं तो वो दूसरे टाइम पर दूसरे टीचर की क्लास अटेंड कर सकते हैं, दैट्स व्हाई ऐसा लगाया गया है। लास्ट एंट्री जो है रिटर्न किया था, तो जो हमने परचेज किया था, जो हम स्टॉक ले रहे थे उसमें से हमने कुछ रिटर्न कर दिया, तो परचेज रिटर्न है बेसिकली। तो परचेज रिटर्न इज, परचेज में हम उसको माइनस करके दिखा रहे हैं, ठीक है, माइनस कर दिया तो मतलब दिस इज रिटर्न। ट्रेडिंग अकाउंट में भी तो परचेज माइनस परचेज रिटर्न करते हो, तो दीज ऑल आर परचेजेस। परचेज रिटर्न था तो यहाँ से माइनस कर दिया, तो ये आपका यहाँ पर बैलेंस में आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपके पास ये जो पहले 900 यूनिट्स थी, नाउ इट हैड रिड्यूस्ड टू 300 ओनली। रेट सेम रहेगा, अमाउंट भी आपका कम हो जाएगा। मेरा प्रोग्राम के लिए जीआर मूंगा लेनी है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट मेथड जल्दी से कर लेते हैं, कम से कम सेकंड मेथड तो कर लें। अब हम सेकंड मेथड ले रहे हैं लीफो। लेट मी डू दिस, आई एम इरेजिंग दिस वन, ओके। जिसने नहीं किया कंप्लीट जल्दी से कर लो। पहला मेथड जो हमने किया था फीफो किया था, अब जो हम कर रहे हैं लीफो कर रहे हैं। लीफो में क्या डिफरेंस आएगा, आपके रिसीप्ट कॉलम पे कोई चेंज नहीं आएगा, रिसीप्ट कॉलम एज इट इज रहेगा। आपका जो चेंज आएगा वो इशू पे आएगा। यहाँ पर हमने क्या किया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो हमने पहले स्टॉक रिसीव किया था वो पहले इशू कर रहे थे। लीफो में क्या होगा, जो स्टॉक लास्ट में लिया था पहले वो इशू करेंगे, अगर वो कम पड़ेगा तब पुराना स्टॉक हम इशू करेंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी टू। अरे भाई मैं बता चुकी हूँ 2 टीचर्स क्यों ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बेटा बहुत बच्चे जो होते हैं, एक टीचर जो जिस टाइम पे वो ले रहे हैं वो फ्री नहीं होते हैं, तो इसलिए वो दूसरे टाइम पर ले सकते हैं। क्या लिख लिया, लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, लिखना चाहिए बेटा। सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो वो ठीक है, बच्चों को वो बाद में समझना चाह रहे होंगे इसलिए स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। हाँ बेटा 20 क्लासेस में जितना सिलेबस मैं करा पाऊंगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए इशू कॉलम, इशू वाले का अमाउंट कॉलम ऐड कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। इफो मेथड अभी करेंगे बट मुझे बढ़ने तो दो आगे। आई एम इरेजिंग दिस नाउ। तो आपको यहाँ पर जो अल्टीमेटली निकालना था वो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालनी थी, जो आपने निकालनी, ठीक है। अब हम इसको कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन को अब हम लीफो मेथड से कर रहे हैं, तो सेम क्वेश्चन है, एक एक करके उठाते जाते हैं। जैसे सबसे पहले 10th मार्च को तो हम रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीव में तो कुछ नहीं है, सेम आएगा जैसे पहले किया था। 800 kg रिसीव किया 82 रुपीज के हिसाब से, तो वो हमारा अमाउंट आया था 49,600, ठीक है। इशू कुछ नहीं है, ये ब्लैंक आएगा, तो बैलेंस हो गया 800 kg 62 49 600। मेथड चेंज करने पर जो अल्टीमेटली इम्पैक्ट आता है वो सिर्फ इशू कॉलम में आता है, जिसका अल्टीमेटली इफेक्ट हमारा पड़ता है बैलेंस वाले कॉलम पे, ठीक है। हमारा जो रिसीव्ड कॉलम है इट विल रिमेन सेम, ओके बेटा। अब सेकंड आपको क्या दिया हुआ है, सेकंड आपको दिया है 28 फेब, यहाँ पर भी सिर्फ हम रिसीव कर रहे हैं 1200 kg 57 रुपीज, वो है हमारा 68,400। इस डेट पर भी कोई इशू नहीं है, तो हमारा बैलेंस हुआ, ये तो पुराना ऑलरेडी था हमारे पास और ये नया हमने अभी रिसीव किया है। दिस इज योर बैलेंस नाउ। तो अब जो हमें चेंज नजर आएगा वो हमें यहाँ नजर आएगा मेथड से, ठीक है। तो अब जो है आपको 10th मार्च को आप इशू कर रहे हो, ठीक है। इशू क्या कर रहे हो, 1000 यूनिट, तो यहाँ पर आपका रिसीप्ट कॉलम ब्लैंक आ गया। अब आप जब लीफो मेथड ले रहे हो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो आपने लास्ट में स्टॉक खरीदा था अब पहले आपको इसको इशू करना है, तो इन दोनों में से लास्ट में आपका कौन सा खरीदा गया है, 1200, जो आपने
पुराना खरीदा है, जो आपने लास्ट में खरीदा है वो 1200 वाला खरीदा है ना, 800 वाला तो पहले खरीदा था, बाद में कौन सा खरीदा, 1200 वाला। तो नया स्टॉक कौन सा है, 1200 वाला। तो जब आप इशू करोगे लीफो मेथड में, आप 1200 में से करोगे। जो आपका लास्ट में आपने रिसीव किया उसको पहले इशू करना है। तो लास्ट में आपने 1200 वाला रिसीव किया, तो 1200 में से 1000 इजिली आपका हो जाएगा इशू। तो यहाँ पर आपने 1000 इशू कर दिया ऑफ 57 रुपीज, 57,000। ठीक है, बैलेंस क्या बचा, पुराना वाला स्टॉक तो एज इट इज बच गया, इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं। और नए वाले 1200 में से 1000 इशू कर दिए, बचे कितने, 200। ठीक है, ये आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या किया था आपने पहले पुराना वाला स्टॉक इशू किया था और जो कम पड़ा था वो नए वाले में से लिया था। लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या किया, पहले आपने जो लास्ट स्टॉक आया था उसमें से इशू किया, तो वो सफिशिएंट था, 1200 की क्वांटिटी थी, 1200 में से आपने 1000 इशू कर दिया। तो अब आपके पास बचा क्या, 800 वाला पुराना एज इट इज, और नए वाले के भी 200 यूनिट आपके पास बच गए। ठीक है बेटा, ये आपका 10 मार्च का कंप्लीट हो गया। 10 मार्च के बाद फिर आपको दिया 26 मार्च। 26 मार्च को भी 500 यूनिट इशू कर रहे हैं, रिसीव्ड कॉलम ब्लैंक आएगा। ठीक है, अब आपको इशू करनी है 500 यूनिट, तो वही सेम रहेगा, पहले हम लास्ट वाला स्टॉक खत्म करेंगे। लास्ट आपका स्टॉक क्या है, ये वाला, तो हमें इशू 500 यूनिट करनी है, ये तो 200 है, तो ये तो 200 पूरी इशू हो जाएंगी। बाकी बची कितनी, 300, वो कहाँ से करेंगे, वो इसके पुराने वाले स्टॉक से कर देंगे, क्योंकि ये कम पड़ रही है ना। जब कम पड़ेगी तो हम पुराना स्टॉक यूज करेंगे, जब तक ये सफिशिएंट है पहले इसे खत्म करेंगे, ये खत्म हो जाएगा और हमें इशू करना है, तब हम उसके ऊपर वाले स्टॉक में से कर देंगे। तो यहाँ पर 200 यूनिट तो हमारी 57 वाली इशू हो जाएगी, बाकी बची हुई 300 हम 62 वाले में से करेंगे। तो ये हमारी कितनी हो गई, 18,600। ठीक है, तो बची क्या, ये तो पूरा खत्म हो गया, 800 में से भी 300 इशू कर दी, 500 बचा ऑफ वैल्यू 31,000। दिस इज हाउ यू विल शो इट। फाइन, अब की बार 500 यूनिट जब इशू करनी थी तो पहले पुराना जो आपका लेटेस्ट स्टॉक था उसमें से आप इशू करोगे, तो वो कम थी, वो सिर्फ 200 यूनिट थी, तो वो तो 200 पूरी इशू हो गई, बाकी 300 आपने ऊपर वाले स्टॉक में से इशू कर दी। ठीक है, अब आपका है 20th मई। 20th मई को आपने रिसीव की है 900 यूनिट्स ऑफ ₹65, ये हुआ 58,500। इस डेट पर इशू कुछ नहीं है। बैलेंस क्या बचा, बैलेंस आपका ये तो पुराना था और ये 900 नया आपका आ गया। इस डेट पर आपका रिटर्न है, रिटर्न 600 यूनिट्स है, तो वो सेम वैसे ही दिखाएंगे। लेटेस्ट परचेज जो थी इसमें से ये रिटर्न दिखा दो, तो ये पुराना एज इट इज। ये आपके पास बची 300 यूनिट्स ऑफ ₹19,500। ठीक है, यहाँ पर आपका खत्म हो गया। अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हमेशा आप ये जो परफॉर्मा बनाओगे इसके बिल्कुल नीचे आप मेंशन करोगे कि इसकी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या है। तो दिस इज 31,000 प्लस 19,500, सो दिस इज 50,500। ठीक है, एज पर फीफो मेथड हमारा डिफरेंट आ रहा था क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर हमारा डिफरेंट आ रहा है बिकॉज हमारा मेथड चेंज हो गया। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल बी डिफरेंट इन बोथ द केसेस। 50,500 नहीं, सेम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप इशू करोगे तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में आप पहले पुराना स्टॉक इशू कर रहे थे, तो उनके रेट अलग अलग है ना। तो अब आपके पास किस वैल्यू का क्या स्टॉक बचेगा उसके हिसाब से आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो द
value of closing stock will differ in case of FIFO and in case of LIFO. LIFO में आपने जो लास्ट स्टॉक खरीदा पहले उसको खत्म करते हैं, जब वो खत्म हो जाता है कम पड़ता है तो उसके ऊपर वाला हम ले लेते हैं। बेटा हम क्योंकि यहाँ पर इशू नहीं कर रहे हैं, लास्ट वाली एंट्री में हम इशू मतलब हम सेल कर रहे हैं। क्या हम सेल कर रहे हैं? हम सेल नहीं कर रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं, परचेज रिटर्न। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो अगर ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज रिटर्न है तो आप क्या उसको क्रेडिट साइड पर शो करते हो? नहीं करते ना, आप उसको परचेजेस में एडजस्ट करते हो। तो यहाँ पर भी परचेजेस को परचेजेस में ही एडजस्ट किया जाएगा, उसको इशू कॉलम में नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, इट्स सेम लाइक व्हाट यू डू इन योर ट्रेडिंग अकाउंट। 31,000 क्योंकि 500 यूनिट्स का स्टॉक है ना बेटा, वो 62 रुपीज के हिसाब से है, तो इट्स 31,000 ओनली। यू चेक दिस अमाउंट। Purchase return will be deducted from the purchases only. It will not be shown in the issue column. Receipt means purchases, issue means sales. ठीक है, ये अपने माइंड में क्लियर कर लो। यहाँ पर रिसीप्ट का मतलब यू आर परचेजिंग एंड इशू का मतलब यू आर सेलिंग इट, यू आर गिविंग इट टू अदर। 28 जून को रिटर्न है परचेज रिटर्न, तो रिसीप्ट में आप सारी परचेजेस दिखा रहे हो, उसमें से आप परचेज रिटर्न माइनस कर दो। ये क्वेश्चन पेपर में, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन आपको तीनों मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला था। मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पे करा रही हूँ, आपको क्लास में जो भी क्वेश्चन कराऊंगी सारे वही क्वेश्चन कराऊंगी जो ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगी। सिर्फ आज की क्लास समझ में आई है, पुरानी 2 क्लासेस कहाँ गई? तो दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आया? लीफो और फीफो दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आया? इशू कॉलम में, इशू में। ठीक है, आपको जो भी चेंज ऑफ मेथड का जो डिफरेंस समझ में आएगा वो सिर्फ इशू कॉलम। सेल्स रिटर्न आपको नहीं दिया हुआ होता, आप रिसीव नहीं करते। ठीक है, उस केस में आपकी सेल्स कम हो जाएगी, उस केस में आपका बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। इन केस सेल्स रिटर्न इज देयर। ठीक है, अगर आपको सेल्स रिटर्न दिया हुआ है तो यहाँ पर आपकी सेल्स में आप माइनस करके दिखा दोगे और सेल्स रिटर्न आएगी तो उससे आपका बैलेंस जो है इट विल इंक्रीज। परचेज रिटर्न में क्या हुआ? आपका बैलेंस रिड्यूस हो गया, 900 यूनिट से 300 यूनिट्स रह गई। अगर सेल्स रिटर्न होगा देन इट विल इंक्रीज योर यूनिट। अगर यहाँ पर 600 यूनिट आपकी इंक्रीज हो जाती, तो अगर आपकी 600 यूनिट आपकी सेल्स रिटर्न होती तो आप यहाँ पर प्लस करके दिखाते, क्योंकि आपका स्टॉक तो बढ़ जाएगा ना, सेल्स रिटर्न आएंगे तो योर स्टॉक विल इंक्रीज। 900 यूनिट में से 600 यूनिट चली गई तो 300 यूनिट बची और उसका रेट है 65, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 19,500 ही तो आएगा। तो सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि रिसीप्ट भी है सेम डेट पर, इशू भी है, देन यू कैन शो इट। बट आपको जो क्वेश्चन आते हैं उसमें एक डेट पर एक ही एंट्री होती है, या तो इशू की होगी या फिर रिसीप्ट की होगी। पुरानी क्लास कोई बात नहीं, आप एनपी और फाइनल अकाउंट्स तो पढ़ के आए हो ना, वो तो आपको बेसिक आपको क्लियर ही होगा। ठीक है बेटा, अब मुझे आज कराना तो वेटेड एवरेज मेथड भी था, तो वो आज की क्लास में तो अब पॉसिबल नहीं है, टाइम इज ऑलरेडी अप। तो इन दी नेक्स्ट क्लास फर्स्ट आई विल डू दैट वेटेड एवरेज मेथड। ओके, यू टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्लास में मैं पहले वेटेड एवरेज मेथड कराऊंगी और वो क्लियर हो जाएगा, देन आई विल स्टार्ट विद द डेप्रिसिएशन। वीडियोस बेटा आपको एसओएल की वेबसाइट पे आई थिंक अवेलेबल होनी चाहिए। दोनों मेथड से क्लोजिंग स्टॉक अलग अलग आएगा, क्योंकि आप डिफरेंट रेट्स के यहाँ पर आपके पास स्टॉक है। तो जब आप इशू कर रहे हो, तो अगर आप नया स्टॉक पहले इशू कर रहे हो या पुराना स्टॉक पहले इशू कर रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस आएगा ना, उनका रेट चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इम्पैक्ट आपके क्लोजिंग स्टॉक पे आएगा। बुक आपको ऑनलाइन तो अवेलेबल होंगी ना बेटा, ऑनलाइन चेक करो, इसकी एसओएल के मॉड्यूल्स अवेलेबल होंगे, बाकी ये वाली बुक्स तो आपको खरीदनी पड़ेगी। लीफो मेथड से आपकी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है 50,500।
10 मार्च क्या है? 10 मार्च को तो इशू किया है ना, 10 मार्च को जो इशू किया है, तो हमें सिर्फ वहां पर जब भी आप इशू करोगे यू विल चेक योर मेथड, विच मेथड इज दिस, ठीक है, विच मेथड इज दिस, तो अकॉर्डिंगली यू विल इशू। अगर फीफो मेथड होता तो आपने सीरियल से लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आप ऑर्डर से लिख रहे हो, ये पहला स्टॉक, दूसरा स्टॉक, या और भी होता तो फिर तीसरा स्टॉक लिखते। फीफो में पहले ऊपर वाला स्टॉक इशू करोगे, कम पड़ेगा तो उसके नीचे वाला, और कम पड़ेगा तो उसके नीचे वाला, ये फीफो मेथड है। लीफो मेथड में पहले नीचे वाला स्टॉक इशू होगा, ये कम पड़ेगा तो उसके ऊपर वाले में से करोगे, ये भी कम पड़ता तो और उसका नेक्स्ट वाला जो होता उसमें से इशू करते। ये डिपेंड करता है आपको कितनी यूनिट्स इशू करनी है। अब आपको यहाँ 1000 यूनिट्स इशू करनी थी तो लीफो मेथड था, तो आपको सबसे लास्ट स्टॉक है 1200 वाला, तो 1200 में से तो आप 1000 यूनिट इजीली इशू कर ही सकते हो, इट इज मोर देन इनफ, तो आपने सीधी सीधी 57 वाले में से इशू कर दी। हाँ, अगर हमें बोलते 1500 यूनिट इशू करनी है तो ये तो 1200 ही थी, तो ये 1200 की तो 1200 इशू हो जाती, और जो 300 कम पड़ती वो हम इसके ऊपर वाले में से इशू करते। इशू के सामने अगर रेट गिवन है तो वो आपका सेलिंग प्राइस गिवन है, और मैंने आपको बताया है जब मैंने क्लास शुरू की, स्टॉक लेजर में हम सेलिंग प्राइस जो है नहीं लेते हैं, वो आपका किस लिए आएगा? अगर आपको सेल्स प्राइस निकालना है, आपको कॉस्ट ऑफ, आपको सेल्स निकालने की, आपकी सेल्स किस अमाउंट की थी, तब आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि सेल जो आपको रेट गिवन है उसमें प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूडेड है, ठीक है, तो वो आपका सेल्स निकल के आएगा कि आपकी किस अमाउंट की सेल्स थी। तो वो आपको बेसिकली कब चाहिए, वो मैं कराऊंगी एक आपको क्वेश्चन, आपको कई बार ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आता है, तो आप सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करोगे, देन यू विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट। यस, स्टॉक लेजर तीनों में बनाना है आपको, वेटेड एवरेज मेथड जो मेरा रह गया वो नेक्स्ट क्लास में पहले मैं शुरू करूंगी, ठीक है, उसके बाद फिर आई विल कंटिन्यू विद डेप्रिसिएशन। ये बेटा ये ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ सैंपल पेपर ओनली, आप बाकी 10 ईयर्स ले लो, 10 ईयर्स में आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो और पहले आए हुए हैं एग्जाम्स में, ठीक है। आई नीड टू फिनिश अप दिस क्लास नाउ। नेक्स्ट मेथड बेटा अब आपका वेटेड एवरेज है, तो वो मैं अभी शुरू नहीं करा पाऊंगी, इट विल टेक टाइम, तो उसको नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ये मेथड जब तक दोनों रिवाइज कर लेना, वेटेड एवरेज में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। मेथड में अलग अलग आएगा क्लोजिंग स्टॉक, 3 मेथड है, तीनों में अलग अलग क्लोजिंग स्टॉक आएगा। मेरी क्लास बेटा होती है वेंसडे एंड फ्राइडे, तो आज वेंसडे है, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन फ्राइडे एट 11 सेम टाइम पर, ठीक है, 2 दिन होती है, वेंसडे और फ्राइडे को होगी, अब नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को है। बेटा बता तो चुकी हूँ अंकित, अलग अलग आएगा क्लोजिंग स्टॉक। यस, सेल्स रिटर्न की एंट्री इशू में होगी, अगर आपको परचेज रिटर्न की एंट्री रिसीप्ट में होगी, सेल्स रिटर्न की एंट्री इशू में होगी। सब जगह मिलेगा, ये आपके कोर्स में है, तो आप कुछ भी बुक लोगे, एसओएल का मटेरियल लोगे, सब जगह आपको ये मेथड मिलेगा। पीरियोडिक करा दूंगी, बट दिस इज लीस्ट इम्पॉर्टेंट, पीरियोडिक का मैं आपको इसी में ही जो है बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में, कि अगर हमें इसको पीरियोडिक से करना होता तब हम क्या करते, दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास। इसी में अगर हमें पीरियोडिक दे देते, पीरियोडिक से निकालो, तो वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। वो बेसिक बेटा उनको तो खुद सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ क्लासेस, यू नो कि वी हैव शेड्यूल ऑफ 20 क्लासेस ओनली, सो दिस इज नॉट इवन इनफ टू कंप्लीट योर कोर्स। जो अभी आपका एट प्रेजेंट कोर्स है हम वही पूरा नहीं करा पाएंगे, तो आपको बेसिक्स तो बताना, इट इज वेरी डिफिकल्ट इन आवर क्लास। ओके बेटा, बेटा मैंने आपको जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं एनपीओ फाइनल अकाउंट्स, वो मैंने आपको करा दिए, अब उस टाइप के और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। आप बुक ले लो, बुक मैंने आपको रेकमेंड की है जेआर मोंगा, आप 10 ईयर्स ले लो, आप एसओएल का मटेरियल लो, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, यू कैन, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे कंसेप्ट उतने ज़्यादा क्लियर होते हैं। अभी एग्जाम्स के बारे में आई हैव नो आइडिया, तो आई डोंट नो, भी हो सकता है जो इस बार के रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो अभी वहाँ पर अवेलेबल ना हुई हों, बट हो जाएंगी धीरे धीरे।
क्योंकि वी हैव लिमिटेड टाइम, इसलिए एक दो क्वेश्चंस कर पाती हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन लेती हूँ तो इट बिकम्स कॉम्प्रिहेंसिव वन। ज़्यादा कराने का टाइम नहीं है ना, वी डू नॉट हैव प्लेंटी ऑफ क्लासेस। Basic Financial Accounting. The name of the book is Basic Financial Accounting by J.R. Monga. It's basic. Financial accounting is for honors. Basic Financial Accounting is for program. हाँ, हम जरूर आप पुरानी बुक ले सकते हो, उसमें ऐसा कोई चेंज नहीं है. You can check it online, बेटा. You can check on Amazon. You may be find it there. Feb की एंट्री तो हमें दी हुई है ना बेटा. वो आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि इतना उन्होंने रिसीव किया, मतलब दे हैव टेकन 1200 kgs ऑफ रुपीज 57 ऑफ रुपीज 57. तो हमारी परचेज है. कुछ ऐसा न्यू नहीं. एंड टेक ओल्ड वर्जन. यस, नेक्स्ट क्लास में पीरियोडिक आई विल डेफिनेटली टेल यू नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू. ओके, सेल्फ स्टडी. Okay, goodbye. See you in the next class on Friday, everyone. Goodbye. 90 का स्टॉक इशू करना है 100 kg और हमारे पास है 90 kg. तो आपके पास सिर्फ 90 kg नहीं होगा, आपके पास पुराना भी स्टॉक अवेलेबल होगा या कुछ नया स्टॉक अवेलेबल होगा. वरना तो जितना है उतना ही करेंगे, उधार थोड़ी लेंगे, बताओ, है ना. मुझे कोई भी आइडिया नहीं है बेटा. Ankit, why you repeat yourself too much? I have already told you periodic I will explain in the next class. Okay. Okay, stop writing now. Goodbye. Everyone, please leave this class. The class is going to end now. LIFO में पहले न्यू स्टॉक इशू करते हैं, फिर पुराना स्टॉक इशू करते हैं. बिल्कुल ठीक. Good afternoon, everyone. Goodbye. अब इतना लिखोगे तो मैं पीरियोडिक नहीं बताऊंगी, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में. Thank you so much. Next class is on Friday at 11. I can't tell you basics बेटा, because basics कराऊंगी तो आपका current टाइम का जो कोर्स है वो रह जाएगा. We don't have that much time. Okay, I am leaving now. Goodbye.